देश में कृषि की धुंधली तस्वीर के लिए कृषि की उत्पादकता का निम्न स्तर होना मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा है। लेकिन आज भारतीय कृषि देर से ही सही लेकिन मशीन क्रांति से जुड़ रही है। सभी क्षेत्रों का विकास दर बढ़ाने का मूल मंत्र कृषि ही है। अतएव इस क्षेत्र के लिए ठोस व प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन से ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था की धुंधली होती तस्वीर को उजला बनाना संभव है। इस दिशा में भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्रभावी कदम बढ़ाते हुए सह संयोजक के रूप में और फेडरल यूनाकोमा के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली के IARI में कृषि यंत्रों और उपकरणों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने की। 3 दिन चली इस प्रदर्शनी में चीन, जापान, इटली, जर्मनी और भारत समेत दुनिया के कोने कोने से आई कंपनियों ने इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को यंत्रों और उपकरणों की जानकारी दी। आईमा एग्री मेक इंडिया 2015 के इस कार्यक्रम के आयोजक फिक्की के सम्माननीय DG श्री अरविंद प्रसाद जी, इस अवसर पर उपस्थित इटली के सम्माननीय राजदूत श्री अंजुलिनो जी, फेडरल यूनाकोमा के अध्यक्ष श्री गोल्डोने जी, मंच पर उपस्थित श्री नादिगर जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी जलज श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय माथुर जी, इस अवसर पर उपस्थित देश और विदेश से आए हुए सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण, किसान भाइयों और बहनों, आज इस कैंपस में कृषि मशीनरी के क्षेत्र में जो गतिविधियां हैं उसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, यह 3 दिन का आयोजन कृषि उपकरण प्रदर्शनी द्वारा दुनिया भर में नवीनतम कृषि प्रदर्शनी एवं उपकरण के प्रदर्शन के अतिरिक्त इस आयोजन में दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों, राष्ट्र के नीति निर्माताओं, गणमान्य व्यक्तियों, कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का इस सम्मेलन ने एक अवसर प्रदान किया है। हमने 8 साल पहले 2009 में एक MOU किया था हमारे पार्टनर्स के साथ इटली से, सिर्फ सोचते हुए ये कि हमें बहुत सारी तकनीक को औद्योगिक तरीके से आगे बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ानी है, अपनी जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर मैकेनाइजेशन चल रहा है उसको अपस्केल करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उनकी। उस सारे सिनेरियो को सोचते हुए हमने अपने पार्टनर्स फेडरल यूनाकोमा के साथ पार्टिसिपेशन हमने प्लान किया कि हमें एक विश्व स्तर से टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में लाके उसको कैसे हम इस कंट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स को समझ आए कि क्या चाहिए हमें वर्ल्ड वाइड, किस क्रॉप के ऊपर कितनी मशीनें, किस टाइप से मैकेनाइजेशन हो सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने भारत में विदेशी कंपनियों का स्वागत करते हुए तकनीक पर विशेष जोर दिया और कहा, PM मोदी ने मेक इन इंडिया के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिसमें PM बहुउद्देश्य मंच प्रगति के द्वारा आम आदमी की शिकायतों के समाधान के साथ साथ राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और भारत सरकार की परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं। वर्तमान सरकार ने विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों, ट्रैक्टर व पावर टिलर से जुड़ी विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया है। उदाहरण स्वरूप जापान एवं कई यूरोपियन कंपनियों ने अपनी निर्माण इकाई को यहाँ स्थापित किया है। वह कई विदेशी कंपनियां आने की अभिलाषा रखती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इंडिया के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुउद्देशीय मंच प्रगति के द्वारा आम आदमी की शिकायतों के समाधान के साथ साथ
राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और भारत सरकार के तमाम परियोजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। वर्तमान सरकार ने विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों, ट्रैक्टर एवं पावर टेलर से जुड़ी विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित भी किया है। और उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, जापान एवं कई यूरोपियन कंपनियों ने अपनी निर्माण इकाई को यहाँ स्थापित किया है तथा कई अन्य विदेशी कंपनियां आने की अभिलाषा रखती है। मैंने खुद एक छोटे से शो से शुरू किया था। आज मेरे पास कोई जगह नहीं है यहाँ पर, और हमारा लगभग 60-70% ऑलरेडी रीबुक भी हो गया। उन्होंने जगहें भी बढ़ा ली हैं अपनी कि हम और मशीनें डेवलप करेंगे। तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहा ये इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया, और आज तक 8 साल में हम कहाँ से कहाँ आ गए। कृषि मशीनीकरण व कृषि उत्पादकता में सुधार पर जोर देते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा, उचित फसल और क्षेत्र विशेष कृषि उपकरणों का प्रयोग विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन परिश्रम के उन्मूलन के अलावा फसलों के उपयोग में आने वाले अन्य संसाधनों जैसे बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, रसायन और पानी के समुचित एवं कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। हमारे देश में वर्तमान फार्म पावर की उपलब्धता 1.83 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। साल 2020-21 से खाद्यान्न के 280 लाख टन की अनुमानित मांग को प्राप्त करने के क्रम में हमें 12वीं योजना के अंत तक कम से कम फार्म पावर 2.0 किलोवाट प्रति हेक्टेयर की जरूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कृषि मशीनीकरण की एक समावेशी विकास की जरूरत है। भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का जमीन की जोत में प्रभुत्व है और उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उन्हें उच्च मूल्य के कृषि मशीनरी के एकल स्वामित्व के लिए विशेष रूप से ट्रैक्टर उपकरणों में आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है। हम सभी विदेशी कंपनियों का स्वागत करते हैं। कृषि मशीनरी एवं कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए अपार क्षमता है। उचित फसल और क्षेत्र विशेष कृषि उपकरणों का प्रयोग विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन परिश्रम के उन्मूलन के अलावा फसलों में उपयोग में आने वाले अन्य संसाधनों जैसे बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, रसायन और पानी के समुचित एवं कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है। हमारे देश में वर्तमान फार्म पावर की उपलब्धता 1.83 किलोवाट पर हेक्टेयर है। अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम है। 2020-21 में खाद्यान्न के 280 लाख टन की अनुमानित मांग को प्राप्त करने के क्रम में हमें 12वीं योजना के अंत आते आते कम से कम फार्म पावर 2 किलोवाट पर हेक्टेयर की जरूरत है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कृषि मशीनरी की एक समावेशी विकास की जरूरत महसूस करते हैं। भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसान, जलद जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, मेरे देश में पहले जो लघु और सीमांत किसान थे उनको हम मानते थे कि 2.5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर। अब परिवारों में भी जो विभाजन हो रहा है, अब लघु और सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर है उसकी परिभाषा ये बन गई है। तो लघु और सीमांत किसान जमीन की जोत का जो प्रभुत्व है और उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति उन्हें उच्च मूल्य के कृषि मशीनरी के एकल स्वामित्व के लिए और विशेष रूप से ट्रैक्टर उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता है। सॉइल डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा है, इतनी आप देख ही रहे हैं सॉइल की इतनी मृदा की इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन सब के कारण जो उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है, उसकी उत्पादकता कम होती जा रही है। इसलिए आपने अगर इन सारे संसाधनों का पूरी तरह से आपने उपयोग नहीं किया तो आपको आने वाले 20-30 सालों में जो भारत की एडिशनल करीब इतने ज़्यादा 30 मिलियन करीब जो बढ़ने वाले हैं लोग हर इसकी दर से, साल 1.5 साल की दर से, तो इतने सारे लोगों के लिए आप धान पैदा कहाँ से करेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पहले से ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कृषि मशीनीकरण के एक त्वरित लेकिन समावेशी विकास को उत्प्रेरित करने के लिए और इसमें अधिक समग्रता लाने के क्रम में कृषि मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि यांत्रिकरण पर एक उप मिशन राज्य सरकारों के माध्यम से अप्रैल 2014 से प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना में न केवल प्रशिक्षण, परीक्षण, कृषि मशीनरी के प्रदर्शन के पारंपरिक घटक शामिल है, वरन कृषि मशीनरी की खरीद पर किसानों को दी जा रही सब्सिडी भी शामिल है। बागवानी के क्षेत्र में यांत्रिकरण कम है और इसे इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंकों व उच्च तकनीक उत्पादकता केंद्रों व चयनित गांवों में कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा उपकरणों के प्रदर्शन हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता द्वारा विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सभी वर्गों के बीच कृषि यांत्रिकरण के लाभों को पहुंचाया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पहले से ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ लघु और सीमांत किसान ज़्यादा है, इसलिए सरकार का जोर उन्हें सहायता देने के लिए कई प्रकार की हमने योजना देश में प्रारंभ की है। कृषि मशीनरी के एक त्वरित लेकिन समावेशी विकास को उत्प्रेरित करने के लिए और उसमें अधिक समग्रता लाने के क्रम में कृषि मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि यांत्रिकरण पर एक समर्पित कृषि यांत्रिकरण एक उप मिशन राज्य सरकारों के माध्यम से, ये मोदी सरकार आने के बाद अप्रैल 14 से प्रभावी रूप से लागू हुआ है। इस योजना में न केवल प्रशिक्षण, परीक्षण, कृषि मशीनरी के प्रदर्शन के पारंपरिक घटक शामिल है, वरन कृषि मशीनरी की खरीद पर किसानों को दी जा रही सब्सिडी भी शामिल है। बागवानी के क्षेत्र में यांत्रिकीकरण कम है और इसे इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो हमारा मिशन है उसके अंदर बागवानी के अंदर अधिक से अधिक यांत्रिकीकरण का प्रयोग हो, इसे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंकों और उच्च तकनीकी उत्पादकता केंद्रों तथा चयनित गांवों में कस्टम हायरिंग केंद्रों, जिसकी चर्चा कर रहे थे, केंद्रों के लिए भी हम इसमें वित्तीय सहायता कर रहे हैं। कृषि मशीनरी की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 4 कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों और 30 इस मंत्रालय द्वारा नामित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों, राज्य सरकार के कृषि परीक्षण केंद्र कृषि उपकरणों और औजारों का परीक्षण कर उन्हें प्रमाणित करता है। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों को मध्य प्रदेश के बुदनी, हरियाणा के हिसार, आंध्र प्रदेश के गरलादिन्ने और असम के विश्वनाथ चारियाली में स्थापित है। इन संस्थानों के पास सालाना 5,600 कर्मियों को कृषि यांत्रिकरण के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण देने की क्षमता है। ये संस्थान कृषि मशीनों सहित ट्रैक्टर का भी परीक्षण और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करते हैं। स्थापना के बाद से 31 मार्च 2009 तक 1,10,712 कर्मियों को प्रशिक्षित और 2,584 मशीनों का परीक्षण किया जा चुका है। इन संस्थानों ने 2008-2009 के दौरान 5,894 कर्मियों को प्रशिक्षित और 163 मशीनों का परीक्षण किया है। कृषि मशीनरी की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 4 कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों और हमारे मंत्रालय द्वारा 30 नामित राज्य कृषि विश्वविद्यालय संस्थानों, राज्य सरकार के कृषि परीक्षण केंद्र कृषि उपकरणों और औजारों का परीक्षण कर उन्हें प्रमाणित करते हैं। अब कहीं कहीं से शिकायत जरूर आती है कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जो है, जो छोटे छोटे निर्माता हैं, और उस दिशा में हमने एक बार बैठाया था लोगों को, और उस दिशा में प्रमाणीकरण में किसी को परेशानी नहीं हो, हमने काफ़ी उसमें परिवर्तन
किया है। एग्रीकल्चरल वर्कर जो है वो कम से कम होता जा रहा है प्रोपोर्शन में आपकी टोटल वर्कफोर्स का। अब उसके आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको अगले 41 साल में 35 से 40 साल के अंदर आपको करीब आपका जो किसान का तबका है, जो वर्कफोर्स है, वो करीब आधा रह जाएगा। और क्योंकि वो करीब पूरे देश के वर्कफोर्स का 60% करीब आता है, तो आप समझ लीजिए कि आज के मौजूदा जो वर्कफोर्स है उसमें से आधे से लेकर 2/3 तक बढ़ोतरी होनी है। 2/3 उतने ही ज़्यादा लोगों को उतने मैनुअल वर्कफोर्स को आपने मशीनों से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय तिलहन व पाम ऑयल मिशन के तहत कृषि यांत्रिकरण के लिए अब तक 773 करोड़ इस मद में आवंटित किए गए हैं और ये राशि लगभग 6,80,000 कृषि उपकरणों की खरीद में दी जाने वाली वित्तीय सहायता में केंद्र सरकार का अंश है। भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही वित्तीय सहायता के कारण विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों, ट्रैक्टर व पावर टिलर की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस वित्तीय वर्ष 15-16 में इस मंत्रालय की अलग अलग योजनाओं जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन के तहत कृषि यांत्रिकरण के लिए अब तक 773 करोड़ रुपये इस मद में हमारी सरकार ने आवंटन किया है और यह राशि लगभग 6,80,000 कृषि उपकरणों की खरीद में दी जाने वाली वित्तीय सहायता में केंद्र का अंश है। राज्यों के माध्यम से अभी तक हमने 6,80,000 लगभग 7 लाख कृषि उपकरणों के खरीद में हमने किसानों को सहायता दी है। भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही वित्तीय सहायता के कारण विभिन्न कृषि मशीनरी एवं उपकरणों, ट्रैक्टर और पावर टिलर की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये पूरे देश भर में 4 संस्थान है जो कृषि यंत्रों की प्रशिक्षण एवं परीक्षण की गतिविधियां चलाते हैं। मुख्य तौर पर इन 4 संस्थानों में उत्तर भारत के अंदर जो है हिसार संस्थान, मध्य भारत के लिए बुधनी संस्थान, एक अनंतपुर आंध्र प्रदेश में जो दक्षिण भारत के किसानों को प्रशिक्षण देता है, तथा आसाम में हमारा चौथा संस्थान है जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जिसमें सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा और आसाम राज्य आते हैं, उनके किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए है। ये चारों संस्थान पूरी तरह से खेतीबाड़ी की मशीनों के बारे में प्रशिक्षण देते हैं, साथ में कृषि की जितनी भी मशीनें हैं उनका परीक्षण भी करते हैं। परीक्षण जो है भारतीय मानक के अनुसार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से किए जाते हैं। तो इस तरह से किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल के कोर्सेज़ हैं, जिसमें यूज़र लेवल कोर्स में हम किसानों को, किसानों के बच्चों को, टेक्नीशियंस को, बेरोजगारों को, महिलाओं को और इंजीनियर्स को प्रशिक्षण देते हैं। इसमें किसानों को प्रशिक्षण देते वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एकदम मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता है। आने जाने का किराया देते हैं। भारत के किसी भी कोने से आने पर उनको जो है सेकंड क्लास रिजर्वेशन ट्रेन का किराया दिया जाता है। रहने की व्यवस्था चारों संस्थानों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें छात्रावास बने हुए हैं। महिलाओं के लिए रहने के लिए अलग से व्यवस्था है। आने जाने के किराए के अलावा प्रशिक्षणार्थियों को अपने खर्चे के लिए स्टाइफंड भी दिया जाता है। स्टाइफंड की जो दर है वो 500 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से है, जिसमें 1 सप्ताह के कोर्स के लिए 500 रुपये स्टाइफंड दिया जाता है। हमारा अधिकतम कोर्स जो है वो 1.5 माह का है, 6 सप्ताह का कोर्स है यूजर लेवल U2 सीरीज के अंदर। इसके अंतर्गत किसानों को 3,000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता देते हैं, स्टाइफंड देते हैं। आज मैं इतनी चेंजेस अपने सामने देख सकता हूँ जब हमने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, और आज किस तरीके से हम कितना आगे लेकर आ चुके हैं इस औद्योगिकरण को, इस पूरी इंडस्ट्री को, और कैसे आज के जो चैलेंजेस हैं मैकेनाइजेशन से हम एड्रेस कर सकते हैं इस कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फार्मिंग में, पर्टिकुलरली इन क्रॉप्स लाइक वीट, सोइंग, धान के आपने मशीनें बाहर देखी कैसे वो काम कर रही हैं, कैसे वो फील्ड डेमोन्स्ट्रेट करके अपनी तकनीकें बता रही हैं फार्मर को।
कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के विकास का अभिन्न अंग है और निकट भविष्य में हमें और भी अधिक भूमिका निभानी होगी। उद्योग जगत, नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और वैज्ञानिकों को एक ही मंच पर एक दूसरे के विचारों के बारे में जानने के लिए और एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद भविष्य की दिशा में एक रोड मैप बनाने के लिए एक साथ एक मंच पर आना होगा। मेरा यह मानना है कि कृषि यांत्रिकरण कृषि क्षेत्र के विकास का अभिन्न अंग है और निकट भविष्य में हमें और भी अधिक भूमिका निभानी होगी। उद्योग जगत, नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, वैज्ञानिकों को एक ही मंच पर एक दूसरे के विचारों की जानने के लिए एक पारस्परिक रूप में लाभप्रद भविष्य की दिशा में रोड मैप बनाने के लिए एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। और मैं समझता हूं कि आज जो आईमा एग्रीमेक इंडिया 2015 का ऐसा ही एक मंच है जिस पर आज हम सब लोग एकत्र हैं, जहां इस क्षेत्र से जुड़े हुए समस्त हितधारक एक साथ एकत्रित हो, ऐसा अवसर इस आयोजक ने प्रदान किया है। और इसीलिए आयोजक को मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस समय शामिल इसमें आए हुए जनप्रतिनिधियों का, इसमें आए हुए देश और विदेश से आए हुए प्रतिनिधियों का, किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वर्तमान कृषि संकट की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। किसानों द्वारा आत्महत्याएं इनमें से एक है, पर इस संकट को सही रूप में समझने के लिए ये जरूरी है कि पूंजीवादी समाज में कृषि की सामान्य गति को ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ वैश्वीकरण के इस युग में कृषि को प्रतियोगी बनाकर ही इनके संभावित खतरों से बचते हुए कृषि को लाभदायक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित भी किया जाए। परिवर्तन व प्रतियोगिता समय की मांग है। इसी तथ्य का अनुसरण करते हुए कृषि व्यवस्था में सुधार करने, कृषि तकनीक व्यवस्था में परिवर्तन करने व जलवायु परिवर्तन के कहर से बचने के लिए प्रभावी व्यूहरचना का क्रियान्वयन जरूरी है।